सभी छात्र अध्यापकों, छात्रा अध्यापिकाओं जो विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टीना का नमस्कार। आप लोग विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षण कार्य करते हुए आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी जारी रखनी है। इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने कुछ वीडियोस तैयार की हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के विषय को पूर्णतया तैयार करवा देंगे। आज हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। यह वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर्स की है। सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन एंड आंसर्स की यह वीडियो है। यह पवलव के सिद्धांत से सारे प्रश्नों का एक जाही रूप है। पहला प्रश्न है, पवलव का सिद्धांत है। पवलव का सिद्धांत किसका था? शास्त्रीय अनुबंधन का। ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका था? BF स्किनर का। ये सारे अलग अलग आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पवलव का सिद्धांत क्लासिकल रिस्पॉन्स, शास्त्रीय अनुबंधन का था, क्लासिकल ऑपरेंट। क्वेश्चन नंबर 2, सूची A और सूची B का मिलान कीजिए। सूची A में बताएं क्या कहा है इन्होंने। सूची A में सबसे पहले उन्होंने कहा प्रयास एवं त्रुटि, ये किसका था? मिलान करते जाओ साथ साथ, ये थॉर्नडाइक का था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये किसका था? बताएं। क्रिया प्रसूत पहले क्या हो गया? रिस्पॉन्स आ गई, तो ये किसका था? हमारा स्किनर का। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अभी अपन ने पढ़ा, ये किसने दिया था? पवलव ने दिया था। फिर सूज का सिद्धांत, ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर A के साथ में 4, A के साथ में 4 किस में है? सिर्फ B में है, तो B इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको करने का तरीका सीखें और वहाँ अच्छे प्रकार से समझते और सोचते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य ढूंढना है। यहाँ पर हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें सत्य ढूंढना है या असत्य ढूंढना है। अब ये कहता है सत्य ढूंढना है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अनुभव के कारण होता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण होता है? नहीं, अधिगम के कारण होता है। अधिगम में परिवर्तन स्थायी होता है? नहीं, हम अधिगम में परिवर्तन को बदल भी सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा? वो परिवर्तन हमारा व्यवहारगत परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम है तो क्या है? स्थायी है। क्यों? क्योंकि अधिगम में क्या हो गया? व्यवहार में परिवर्तन हो गया पूर्णतया। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, बिल्कुल है, और निष्पादन से भिन्न है, बिल्कुल एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हमने देखा था कि पहले अभिप्रेरणा होगी, फिर हम अपने स्टेप्स लगाएंगे, फिर बाधाएं आएंगी, फिर बाधाएं आएंगी तो हमको पुनर्बलन इकट्ठा करना पड़ेगा। पुनर्बलन से हम उन बाधाओं को दूर करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो एक अनुमानित प्रक्रिया है। तो ये सारे ही कथन सही है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? D। सीखने की प्रक्रिया व्यवहार में परिवर्तन के कारण होता है। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन स्थायी होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। फिर देखें, फिर वो मिलान करवा रहा है, फिर वो मिलान करा रहा है। वो कहता है अधिगम कोई नया कार्य करना है। ये किसने कहा था? याद करो, ये परिभाषा किसने कही थी? ये परिभाषा हमको वुडवर्थ ने कही थी। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। ये बताओ किसने कहा था? याद करो।
अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। अगली देखो, अगली आसान है। अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने कहा था? ये बहुत आसान है, क्रो एंड क्रो, बहुत कॉमन परिभाषा है। अधिगम ज्ञान एवं अभिव्यक्ति की प्राप्ति का मार्ग है। ये भी परिभाषा इजी है, बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं, ये गिलफोर्ड ने कहा था। तो फिर बचा कौन सा? अधिगम उद्देश्य पूर्ण। ये किसने कहा था? मर्सले ने कहा था। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए के साथ में क्या आएगा? ए के साथ में 3, देखो ए के साथ में 3 2 जगह, बी के साथ में 4 2 जगह। अब सी के साथ में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये कहता है क्रो एंड क्रो या गिलफोर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रो ने इसको बताया था। ये परिभाषाएं भी रिपीट हो गई आपकी, इनको आप याद रखें। अधिगम के बारे में असत्य कथन, थोड़ी देर पहले अपन ने सत्य कथन देखा था, अब ये असत्य कथन देख रहा है। ठीक है, अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल, बचपन से लेकर के मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल, वैज्ञानिकों ने कहा है अधिगम अनुभवों का संगठन है ना। अधिगम अनुभवों का संगठन है, ये हमारे कई साइकोलॉजिस्ट ने ये परिभाषा दी है। फिर अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। अधिगम वातावरण की उपज नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। वातावरण है तो अधिगम है, वातावरण निर्माण तो हमें करना ही पड़ेगा। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, असत्य कथन है कि वातावरण की उपज नहीं है। नहीं, अधिगम वातावरण की उपज है। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पवलव के शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत में नहीं है। अब बताओ, पवलव था, एसआर था, एसआर है, सहचर्य है, बिल्कुल है, संबंध बनता है उसका। पुनर्बलन है, नहीं, पुनर्बलन हम नहीं देते क्योंकि वो पहले से ही है। वो ये किस में था? ये स्किनर में था। यदि आपको ये ध्यान होगा तो ये पुनर्बलन की बात किसने की थी? ये बीएफ स्किनर ने की थी। अनुकूलित प्रत्यावर्तन है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। जो पुनर्बलन बात की थी वो बीएफ स्किनर ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? पवलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? आपको ध्यान होगा 1904 में उन्होंने दिया था, जब उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पवलव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक है, बता दो क्या है तटस्थ उद्दीपक? अब ये देखो, सोचने की बात है। न्यूट्रल स्टिमुलस, यदि तटस्थ, जिससे हमें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, कुत्ते को क्या भोजन से फर्क नहीं पड़ रहा था। कमरे का तो उससे कोई रोल ही नहीं था, कहीं भी रख दो उसको, कमरे में रख दो, कहीं भी रख दीजिए। लार उसकी आ रही थी, जो भी। घंटी, बिल्कुल, घंटी एक ऐसी चीज थी जिससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। शुरू में घंटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, सिर्फ उसके कान खड़े होते थे और फिर वो बैठ जाता था। लेकिन जब उसको भोजन के साथ जोड़ा गया तब उसका अनुबंध होता चला गया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या हो गया? घंटी। कंडीशनड, यूएसीएस, ये सब अपन ने पढ़ा था, याद करें। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कारक नहीं है। अब देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, क्या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अधिगम को प्रभावित करता है कि नहीं? बताओ। क्लास में टीचिंग एड के साथ आते हो, क्लास में कैसे प्रस्तुत करते हो, किस विधि से प्रस्तुत करते हो, अधिगम को प्रभावित करेगा? जी हाँ, करेगा। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल। मैं आज बीमार हूँ, क्या मैं पढ़ पाऊंगी? तो ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। अध्यापक की भूमिका, बिल्कुल, मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन आंसर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से आपको समझ आ रहे हैं, तो मेरा भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक का आर्थिक स्तर, कोई भी आर्थिक स्तर हो, उसका इंडिविजुअल नहीं है,
वो उसका इंडिविजुअल नहीं है, वो सामूहिक रूप से हो सकता है, जो उसके अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। इंडिविजुअली उसके अधिगम को प्रभावित वो नहीं करेगा। तो क्या हो गया, बालक का आर्थिक स्तर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहाँ पे अब देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाला परिपक्वता, बिल्कुल परिपक्वता ऊपर ही अपन ने देखी कि मैं परिपक्व नहीं हूँ और मुझे आप पहली कक्षा में पढ़ने भेज दो 2 साल के बच्चे को, तो वो नहीं पढ़ेगा। परिपक्वता बहुत जरूरी है। मोटिवेशन तो पहला कारक था, आपको याद होगा हमने जो 5 पढ़े थे। परीक्षण, बिल्कुल परीक्षण भी उसको प्रभावित करेगा। वातावरण भी प्रभावित करेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ रहा है यहाँ पे मिलान। ये सब आपको पढ़ाया गया है, आप थोड़ा सा याद करोगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान डालेंगे तो आपको आ जाएगा। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था किसकी, पावलव की थ्योरी में, बताएं क्या था। भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या हुई थी भोजन देख के, उसके लार आई थी। अस्वाभाविक उद्दीपक, न्यूट्रल उद्दीपक कौन था, घंटी। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती थी, कुत्ते के कान खड़े हो जाते थे। तो आंसर देख लो इसमें क्या आएगा, A2 B1 इसमें है सिर्फ, सभी B4 इसने कहा घंटी, स्वाभाविक अनुक्रिया घंटी नहीं थी, इसलिए उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता निर्भर करती है। बताओ, पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था समय, बिल्कुल घंटी और भोजन साथ साथ आने चाहिए थे। यदि घंटी को बहुत पहले दे दिया जाए और भोजन को बाद में दिया, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। भोजन के बहुत देर बाद घंटी बजाए, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। समय की सन्निकटता बिल्कुल थी। पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति की जानी चाहिए थी। नियंत्रित वातावरण दिया जाना था। तो हमारे क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पावलव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार घंटी और भोजन के मध्य जो अनुबंधन बना उसे क्या कहा, साहचर्य अनुबंधन। जो कहा उसको क्या नाम था, देखो यहाँ पर नीचे क्या, अनुक्रिया ही अनुबंधन है, नो। उद्दीपक ही अनुबंधन है, नो। अंतर्गत, नो। सहचर्य अनुबंधन है, वो क्या है, सहचर्य अनुबंधन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावलव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या 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 काम। क्वेश्चन देखो, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन को ध्यान करते आंसर आ जाता है आपके। पावलव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। पावलव रूसी शरीर के वैज्ञानिक थे। उसने कुत्ते के पाचन और लार स्राव की भूमिका पर अध्ययन किया था और अध्ययन करके अधिगम संबंधी नियम प्रतिपादित किए थे। 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बताओ, बिल्कुल ये सही है, मिला था, ये सही है। उन्होंने कुत्ते पे परीक्षा की थी, परीक्षण किया था, ये सही है, रूसी वैज्ञानिक थे। ये सही है, उन्होंने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इसमें नीचे से देख लीजिए क्या क्या सही है। पहला दूसरा नो, पहला तीसरा नो, पहला दूसरा से नो, ये सही है, जिसमें ये चारों सही है। इस तरीके से हमें ट्रिकी क्वेश्चंस को हल करने का तरीका मिल जाता है। अधिगम से संबंधित पावलव की रचना। पावलव ने जो किताब लिखी थी वो कंडीशन रिफ्लेक्सेस थी, और थॉर्नडाइक ने जो किताब लिखी थी वो एनिमल इंटेलिजेंसी थी। एनिमल इंटेलिजेंसी ने शुरुआत की थी, थॉर्नडाइक ने फिर कंडीशंस रिफ्लेक्सेस पे पावलव ने बुक लिखी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावलव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, बताओ। कितने नाम मैंने आपको बताए थे, याद करें।
संबंध प्रत्यावर्तन बिल्कुल, संबंध प्रतिक्रिया बिल्कुल, अनुकूलित अनुक्रिया बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर ट्रिकी प्रश्न है। ट्रिकी प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाते ही सही हो जाता है। पवलव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित है। नियंत्रित वातावरण रखा गया था। यह सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर बिल्कुल है। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर नो, पुनर्बलन पर कौन सा आधारित है? बीएफ स्किनर। यदि पुनर्बलन पर आधारित है बीएफ स्किनर। यह सिद्धांत सहज क्रियाओं में कोई परिवर्तन कर उनसे संबंध किया जाता है। बिल्कुल। पवलव के सिद्धांत में अनुबंध उच्च श्रेणी का अनुकूलन है। बिल्कुल। तो अब यहाँ देख लें कौन सा सही है। ये कहता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। नहीं, पहला भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं, तीसरा गलत है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। बिल्कुल, तीसरा गलत है, इसका नाम नहीं आया। दूसरा, तीसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर सी हो जाएगा। इससे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पवलव के प्रयोग से अधिगम में के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ। पवलव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ। सूझ का सिद्धांत कोलर का था। त्रुटि का ट्रायल एंड एरर किसका था? थॉर्नडाइक का था। पुनर्बलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का था। तो सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण, प्रबलीकरण, जुड़ाव, अनुबंधन, ये सिद्धांत किसका था? देखो एक नया नाम आ गया, सबलीकरण का सिद्धांत भी कह गया, क्योंकि सबलीकरण क्या हो गया? अनुबंधन हो गया, जुड़ाव हो गया। अब थोड़ा सा नया प्रश्न आते ही, नई चीज आते ही हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। पवलव की अनुक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको शैक्षिक निहितार्थ पढ़ाए गए थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। यह सिद्धांत जटिल विषयों को सिखाने में उपयोगी नहीं है। बिल्कुल, थोड़े जैसे जैसे जटिल होता जाएगा, अनुबंधन बनाने की बजाय वहां पर हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, कोई सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो हमारा जटिल विषयों के साथ में ये उपयोगी नहीं। इस सिद्धांत से अधिगम स्थायी नहीं होता। हाँ, जब घंटी और भोजन के बीच में गैप करते जाओगे तो वो अधिगम को वापस खत्म किया जा सकता है, वापस खत्म किया जा सकता है। शुरू में तो स्थायी है। अनुशासन के लिए दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इसी पर आधारित है। बिल्कुल, दंड और पुरस्कार। शिक्षण में दृश्य श्रव्य का प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। दृश्य श्रव्य भी अनुबंध बनाते हैं हम, उसके साथ में जो चीज देखी होती है उसके साथ में हमारा अनुबंधन बनता है। अब देखिए क्या कहता है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, सही है बिल्कुल। लेकिन पहला भी तो सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, ये सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या पुनर्बलन पर बल देता है? नहीं, बीएफ स्किनर, कोहलर, अंतर्दृष्टि, चिंतन नहीं। तो किस पर बल देता है? ये प्रेरणा पर बल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 20 प्रश्न पवलव थ्योरी से रिलेटेड किए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपने इसको अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा। इन प्रश्नों को समझकर करें,
तो आपके कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।